इंड्यूसमेंट मॉडल के हवाले से इसने जिक्र किया कि जब एक सबस्ट्रेट आता है और अटैच होता है बाइंडिंग साइट के साथ, एंजाइम की बाइंडिंग साइट में, यानी एक्टिव साइट्स को कहते हैं सिंपली, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं ताकि उसको साथ अटैच कर सके, और साथ साथ उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जो उस पूरे प्रोसेस को, रिएक्शन को कंट्रोल करती है। अब उसको उसने बहुत डिटेल में दिया है, मैं सिर्फ इसको 3-4 लाइनों के अंदर लेके आना। हेडिंग है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस, और ऐसे ही होगा जी आगे जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। चलिए पहले इसको हेडिंग्स के अंदर इसको बयान किया। उसके रीजन जो बेसिक पॉइंट है, जो अहम पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट। पहले बात हो चुकी कि एक्टिव साइट के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे वो एक्सपर्ट बनी हुई है, उनमें से कुछ के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जोन से भी, और वो किसी न किसी एसिडिक या बेसिक चीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये एसिडिक है, ये बेसिक है, और बाकी चीजें बाकी हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड्स और बेसिस के ऊपर जो वो आयरन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, और ऐसे ही फुल पॉजिटिव, नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं कुछ अमाइनो एसिड के ऊपर, जिसका जिक्र ऑलरेडी अमाइनो एसिड के तारुफ में हो चुका हुआ। और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस तरह से वो एंजाइम को कैटलाइज करने में मदद देते हैं। यहाँ पे जनरल इसने जिक्र किया हुआ है, ये कोवलेंट इंटरेक्शंस के हवाले से ए बी कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में, ये ए बी कंबाइंड था और जो ग्रुप ब्रेक हो गया तो वाटर की वजह से, इसको हाइड्रोसिस के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा होगा, ये उससे मिलती जुलती चीज है। ए बी ने रिएक्ट किया एक्स के साथ, ए एक्स प्लस बी बन गया, नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स, और बी जो है ए, और ए प्लस एक्स प्लस बी, यानी ये एंड पे वो चीज आपको वापस हासिल होगी जिसने स्ट्रक्चर को कंट्रोल पाया और उसको ब्रेक कर दिया है। ये बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं। पहले ये था जी ऑल अबाउट। यहाँ पे एक्चुअल एग्जांपल किसने दी हुई है, ये देखिए कि एक रिएक्शन दिया हुआ है इसमें। ये एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल रिएक्ट कर रही है जी, अ, ये एक एल्डिहाइड टाइप चीज है, ये अमाइड हो सकता है, NH, हम जब उसको अमाइड को शायद लिखा भी होगा इसके ऊपर, किसी चूंकि शायद नाम नहीं दिए हुए हैं। ये इसके ऊपर अटैक करेगा या अटैच होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चार्ज आ जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो OH था उसमें से इस O ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब आगे क्या हो रहा है, ये जस्ट एक मैकेनिज्म है, जस्ट एक मैकेनिज्म। इस तरह के बहुत से मैकेनिज्म आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है देखिए, बहुत ही लंबा चौड़ा रिएक्शन है। well, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, याद रखिएगा ये H3O पॉजिटिव, इसका जिक्र पीछे हो चुका हुआ है, ये वो है और ये कोई एसिड है। वेल, जब चीजें रिएक्ट करती हैं, नहीं एक ये पॉसिबिलिटी है, सेकंड ये पॉसिबिलिटी, और आगे जो कुछ हो रहा है उसने हमें दिखा दिया गया है। इसने बहुत डीप रेंज में चला गया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पे, चूंकि मैं असल क्वेश्चन जानने लगा हूँ। हमारा आज का जो असल टॉपिक है वो ये है, हेडिंग है जी एंजाइम काइनेटिक्स एज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म। एंजाइम काइनेटिक्स, क्योंकि ये फुल फ्लैश चैप्टर है एंजाइम, आपने इसको फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी थी उसमें पढ़ा होगा, वहाँ पे जहाँ पे जैसे लॉ ऑफ मैस सेक्शन है और इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जो कुछ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वो असल में वो ही बेस है। यहाँ पे हम इसको सिर्फ एक इक्वेशन की हद तक, एक क्वेश्चन की हद तक रखेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स, उसकी डेफिनेशन जो आपने कैटालिसिस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वो, और उसी में जहाँ पे आम कैटालिसिस का पे एंजाइम एज कैटलिस्ट होता है, उदाहरण है वो एंजाइम कैटालिसिस हो जाएगा। अब मिशेलिस और मेंटन दो साइंटिस्ट हैं, इनका जिक्र अभी आगे पेज पे आ जाएगा आपके सामने। इन्होंने एक सिंपल से एंजाइम की मदद से इस पूरे प्रोसेस को स्टडी किया। इसमें जो चीजें यूज होंगी, जो डेफिनेशन यूज होगी, जो चीजें उनके आपने सबसे पहले इनिशियल रेट जब या इनिशियल वेलोसिटी, इसको V नॉट से शो किया गया। एस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन E या E के स्क्वायर ब्रैकेट एंजाइम पोजीशन को शो कर रही है। आगे चलते जाइए, ये वो नोटेशन है जो कि इस्तेमाल होनी है, चूंकि अभी इक्वेशन आने वाली है।
ये इक्वेशन आ गई है और साथ ही ये इसका ग्राफ भी आ गया। इस तस्वीर को देख के आपको शायद कुछ याद आ जाए, बिल्कुल ये तस्वीर मौजूद थी आपकी एफएससी बुक में। मैं इसका बैकग्राउंड स्टैंड करने लगा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको आना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंस्ट्रक्शन ली गई है इस जगह के ऊपर, जो शो नहीं की इसने, ये एस फॉर सबस्ट्रेट, ये मिलीमोल्स में बस के लिए ली गई है। इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ये है जी माइक्रो मोल्स पर मिनट्स के हिसाब से दी गई है। बल अच्छा ऐसा जो चीज हो रही है मैं वो बताने लगा आपको क्या है। आपने सबस्ट्रेट में एंजाइम डाला तो हम प्रॉपर कंडीशन पर की तो रिएक्शन होना शुरू हो जाए। ये यहाँ पे रिएक्शन रेट 0 है, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आप नोट करेंगे, जैसे जैसे हाँ ये भी याद रखिए, अगर आप सबस्ट्रेट कंडीशन इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जा रहा है, और होते होते ये ऐसे ही आता है। ये आगे जाके ज़ाहिर है कि इसके तकरीबन इसके पास पहुंच जाएगा। ये मैक्सिमम रेट पॉसिबल है जिसको वी मैक्स का नाम देते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जो हाफ, जो वी मैक्स को जो हाफ होता है उसको हाफ वी मैक्स का नाम देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ग्राफ के लिहाज से जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये उसका हाफ है, ये 0, ये ज़ाहिर है कि इन दोनों का एवरेज है। इस जगह पे जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको के एम का नाम देते हैं। ये तीन चीजें हैं जो कि यहाँ से आपको नजर आ रही हैं, और ये सब इस्तेमाल होंगी हमारी उसी इक्वेशन में, जिसको मिशेल मेंटन इक्वेशन का नाम दिया जाएगा या दिया गया है, ये दिया जाता है। तो ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था पूरे प्रोसेस को। और मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने सुक्रोज, चीनी और सुक्रेज एंजाइम, जिसको इन्वर्टिव्स कहते हैं, उसके बाद से ये कल ने दिया भी होगा जी। लेकिन इसमें और भी लोग हैं इन्वॉल्व जिन्होंने, इनिशियल काम किसने किया फिर बाद में किसने किया, यहाँ पे इसने हिस्ट्री दी गई है। इनिशियल काम है जिस बंदे का, विक्टर हनरी। उसके बाद फॉर लीडर, ये इसने इसको फॉलो किया था वुड्स को 1903 में। और लेकिन जो कंप्लीट प्रोसेस है बाकी ये दो बंदे हैं जी, ये जी लेनर मिकाइलिस और मॉड मेंटन 1913। और हम इसके तलफ़ुज़ में फ़र्क हो सकता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है ये मिशेलिस मेंटन के नाम से हमने इनको पढ़ा हुआ है। इसमें गौर कीजिएगा, नामों में कुछ गड़बड़ होती है हमारे यहाँ आमतौर पर जो नाम का पहला लफ्ज़ होता है, आमतौर पर जिसने इस्तेमाल किया है नाम पे बेस करता है वैसे, वो असल होता है। और बाद में फादर है, फर्ज कीजिए एक बंदे का नाम है रशीद अकबर, उसमें रशीद उसका नाम है और पॉसिबिलिटी है कि अकबर उसके फादर का नाम है। यहाँ पे आप जब देखेंगे अगर नाम में सिर्फ दो हिस्से लिखे होते हैं तो पहला नाम उस बंदे का अपना नाम होता है और सेकंड उसका फादर नेम। अगर तीन हो तो थर्ड नेम उसका फैमिली नेम होता है। और बाज़ का कुछ जगहों पे ऐसे है कि अगर दो लिखे हों तो फर्स्ट नेम बंदे का नाम है और जो लास्ट या दूसरा जो नाम दिया गया हो वो फैमिली नेम या सर नेम होता है। बहरहाल जहाँ पे इनका एब्रिविएशन होगी तो ये और ये यूज किया जाएगा, यानी मिशेलिस मेंटन के नाम से इनकी इक्वेशन पहचानी जाती है कि इनकी इक्वेशन है जो एंजाइम काइनेटिक्स के हवाले से है। और उसी तस्वीर के साथ जो हमने देखी है ऊपर, और इसकी हम आगे डिस्क्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें इसको अक्सर करना है, मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे करना है। स्टार्ट यहाँ से हुआ E+S K1, और इसमें गालबन ये K2 लिखा हुआ है कि ये नज़र नहीं आ रहा। और ये है जी E और S अपने नाम सबस्ट्रेट इकट्ठे किए, रिवर्सल रिएक्शन है। E और S से जब ES बनता है तो ये K1 का कांस्टेंट है, और जब ये टूटता है और ES बनते हैं तो ये गालबन K2 ही पढ़ा जा रहा है, जब K2 ही है गालबन। क्योंकि वो मुख्तलिफ आथर्स बाज का सिम्बल्स में फ़र्क देते हैं, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ आथर्स ने कुछ बाज का सिम्बल्स में कुछ डिफरेंस किया होता है। एनी अगले स्टेप में आ जाए। ई एस से E+B बनता है, ये इससे वाकिफ है। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है, सॉरी ये जी ये -2 होगा काल्बन, क्योंकि यहाँ पे -2 यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, या फिर ये -1 है। सर K1 ये -1 पढ़ा जा रहा है, देखिए जी सर, ऊपर -1 है, नीचे -2। ठीक है। जब ES से प्रोडक्ट बन रही है तो इसको K2 और इसको K-2, ये इन्होंने नोटेशन इस्तेमाल की है, क्योंकि मैंने जिस बुक से पढ़ा हुआ है उसमें नोटेशन डिफरेंट थी, इसलिए ये, और ये इतना बारीक है जी कि मुझे ये ऐनक लगा के भी इसमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। चले वेल, ये तो जी वो चूंकि ये इक्वेशन बहुत सिंपल वाली इक्वेशन है जिससे आप पहले से वाकिफ हैं, और उसमें इनके एंजाइम कांस्टेंट जो है वो दिए गए।
अच्छा, अब हम आ रहे हैं जी आगे। आगे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे आ जाइए। लफ्ज़ है जी, पहले है प्री स्टडी स्टेट और आगे स्टडी स्टेट। शायद आप इस नाम से कुछ हद तक वाकफ हो, डिपेंड करते हुए कि आपने इसको पढ़ा हुआ है कि पढ़ा हो। शुरू में अगर सबस्ट्रेट आपने कम तार में दिया हो तो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होता है, और जैसे सब सबस्ट्रेट फिल करते हैं वो तेज होता जाता है, और एक स्टेज पे आके वो स्टेडी स्टेट पे आ जाता है, यानी कांस्टेंट उसका तार हो जाती है। तो उससे पहले टाइम में प्री स्टेडी स्टेट, और जब कांस्टेंट पे आ जाता है वो स्टेडी स्टेट पे आ जाता है। और उसी सूरत में उसकी जो काइनेटिक्स है उसको ये नाम देते हैं। और ये टर्म इन साइंटिस्ट ने मुतारफ कराई, जी ए ब्रिज और हेल्ड इन 1925। हेडिंग है जी कि अब सब्स्टिट्यूट कंस्टिट्यूशन और रिएक्शन रेट में जो रिलेशनशिप है उसको हमें क्वांटिटेटिवली मेजर करना है। कैसे करना है, यू हैव टू लुक एट हियर। पहली क्वेश्चन है, ये विशाल स्पेक्ट्रम क्वेश्चन के रेफरेंस से है। वी नॉट जिसका जिक्र हो चुका है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू कंस्टिट्यूशन सब्सट्रेट डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस। अब ये जो तीन चीजें हैं इसमें, बाकी का जिक्र पहले हो चुका है। जब हमने ऊपर वो ग्राफ देखा है तो वहां पे मैंने ये आपको बता दिया था कि फिर और रखना, याद रखना। ये वैल्यू चूंकि नीचे सवाल हुई है, ये ग्राफ में निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये वी मैक्स है, और ये यहाँ पे ज़ाहिर की वेलोसिटी जीरो थी। जहाँ पे इन दोनों की एवरेज होती है वो हाफ वी मैक्स है। और हाफ वी मैक्स के ऊपर जो यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा उसको के एम का नाम दिया गया, सब्स्टिट्यूट कंस्टिट्यूशन, जो कि उस वक्त हो जिस वक्त ग्राफ के लिहाज से ये वैल्यू इतनी बन रही है। बहरहाल इसको इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन में। ये है जी मिशेल स्पेक्ट्रम क्वेश्चन। अब उन्होंने ये ड्राइव कैसे की, कैसे बनाई है, ये देखते हैं जी आपकी बुक ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसकी रीडिंग आपके सामने है। ये हम ऊपर अभी देख के आए हैं, आपको याद होगा ये पहले बात हो चुकी है। ई एस कंबाइंड टू फॉर्म ई एस, और इट गिव्स ई प्लस पी। इसमें वो के वन के टू के वन वन, यहाँ पे के वन टू भी था। के वन टू को इसने सिंप्लीफाई करने के लिए, टॉस सिंप्लीफाई करने के लिए उसने इसको जो है वो इग्नोर कर दिया है, अज्यूम कर लिया है कि इसकी खास अहमियत नहीं है लास्ट में। ये उसकी रीजन उसने रिटर्न के अंदर बयान की हुई। जी, अब अगर ऐसा हो तो यहाँ भी ये क्या कह रहे हैं, वी नॉट इज डिटरमिन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ईएस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स व्हिच इज डिटरमिन्ड बाय ई एस कंस्टिट्यूशन ऑफ ईएस। वी नॉट इज इक्वल टू के टू ई एस। ये इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं वेलोसिटी के लिहाज से, फिर रिमेंबर वो उसी की मॉडिफिकेशन है। ये ई एस यहाँ पे, चूंकि ये सबस्ट्रेट है स्ट्रक्चरिंग के लिए, हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं सिर्फ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ प्रोपोर्शनली जो है वो रिलेट करती है, इसका जिक्र पीछे हो चुका है। आगे आ जाइए। एक इक्वेशन है जी, रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन। जब इनर सबस्ट्रेट बना था तो उसका जो इक्वेशन होगी, इट इज इक्वल टू रेट, वेलोसिटी को कहते हैं के वन पहला रिएक्शन के लिए। एंजाइम की इनिशियल जो कंसंट्रेशन है माइनस उसमें से वो कर दिया गया जो कि जिससे वो बने हुए। ये एंजाइम और प्रोडक्ट का रिएक्शन कहीं ना कहीं पे आपने से पहले पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के रेफरेंस से, और उसको किस तरह से मॉडिफाई किया गया है। रेट ऑफ ईएस ब्रेकडाउन, जैसे फॉर्मेशन हो रही है ऐसे ही इसकी जो ब्रेकडाउन है वो भी इसी जगह से इक्वेशन, इसमें के वन आएगा और इसमें यहाँ पे के टू आ रहा है, जहाँ पे ईएस प्रोडक्ट जो बन रही है। और ये जो पीछे कुछ जिक्र हुआ था स्ट्रेट असम्पशन, उसको सामने रखते हुए सब कुछ किया गया कि जब स्ट्रेट कंडीशन आ जाएगी तो फिर क्या होगा। जी, अब यहाँ से ऑनवर्ड, अब इसके स्टेप बहुत ज्यादा है। और एक इस चीज से वाकिफ है पहले से कि ये सब कुछ एक्चुअली आपने रटा ही लगाना है, इसको रटा लगाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या ये वाकई आपने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है कि नहीं पढ़, चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली, कि आपने वहाँ पे इसको पढ़ लिया होगा ऑलरेडी कि नहीं पढ़ लिया होगा सेमेस्टर वन में। टीचर ने कराया था कि नहीं कराया था टॉपिक ये वाला? जी सर पढ़ा था। जी सर पढ़ा। सर ने करवाया था। सर ने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें सिर्फ ये बता दीजिए कि उन्होंने किस बुक से कराया था। उनके ज़ाहिर कि वो इस बुक, उनकी बुक तो कोई और होगी ना, जैसे वो करा रही होंगी फिजिकल केमिस्ट्री की, उसको भी आपने एक बार रिव्यू कर लेना। उसको आपने एक बार रिव्यू कर लेना। यानी हम जी जी सर सर। ठीक है। क्वेश्चन देखते जाए। यहाँ पे वो दोनों क्वेश्चन को आगे इक्वेट कर रहे हैं। उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन, ये इसकी रीजन भी दे रहा है ना कि ये क्यों चेंज किया गया। ये बता रहा है कि सीरीज ऑफ अलजेब्रिक स्टेप्स। हाँ जी, in a series of algebraic steps we now solve equation 6.14 for ES. First the left side is multiplied out and the right side simplified to give. अब इसने इसके सारे स्टेप किस करके सिर्फ ये निकाल दिए।
मैं पहले बता चुका हूँ कि इक्वेशन यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में यूज हो रही है, एक्चुअली इक्वेशन फिजिकल केमिस्ट्री के, इसलिए इसके सारे के सारे स्टेप यहाँ पे सम अप करके कैसे हमने ये कर लिया और आगे फिर उसको ऐसे ही सॉल्व करते हुए यहाँ पे आ गया और एंड के ऊपर यहाँ पे, और ये होते होते अब ये सब कुछ चूंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे इसने दी हुई है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बुक में, वहां से इसको आपने पहले चेक कर लेना है ताकि इसका बैकग्राउंड दोबारा आपको याद आ जाए, क्योंकि इसको जब आप रटे लगाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं कर लेते हैं, जो कि आप ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री में इसकी डिटेल्स पढ़ चुके हों और वो सारा कुछ जो उसने यहाँ पे मिस किया हुआ सब कुछ। एनी हाउ एंड रिजल्ट जाते जाते ये द टर्म k2 plus k minus 1 into k1 is defined as the Michaelis constant, इसको km का नाम दिया गया। ये जो इतनी टर्म्स हैं इन सबको इकट्ठा करके ये वैल्यू हासिल की गई जो हमने प्रोग्राफ में भी देखी थी, इसको उन्होंने मिशेलिस कांस्टेंट km का नाम दे दिया और ये इक्वेशन में इन सब की जगह पे जो ये चीजें यहाँ पड़ी हुई हैं उसकी अगर वो वैल्यू पुट कर दी है तो ये इक्वल टू समथिंग जो भी आपके सामने आ रहा है और इसी को रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी जो असल इक्वेशन आती है, v naught is equal to k2 into e into s divided by km plus s 6.20 इक्वेशन और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आखिरकार उस फाइनल इक्वेशन में पहुंच गए जो कि बहुत ही अहम है। इसने इसको यहाँ पे इसका में दी होगी when the enzyme is saturated, जब enzyme saturated हो जाता है that is with ES is equal to ET Bmax can be defined as the K2E1, substituting this equation in gives the equation, वो वैल्यूज उसमें पुट करें तो उससे हमें ये रिजल्ट हासिल हो सकता है। ये है जी ऑल अबाउट। बहरहाल ये आपके सामने ये तकरीबन पूरा पेज है जी जो यहाँ से शुरू हुआ है इक्वेशन के हवाले से, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत पीछे है और जैसे मैंने कहा था कि ये जो स्टेप्स इसने मिस किए हुए हैं या जिनको उसने सिंप्लीफाई किया कि इसमें क्या पुट किया ये आपको डेफिनेटली अपनी फिजिकल केमिस्ट्री से एक बार देखना पड़ेगा, तब आप फिर इसको थोड़ा सा समझ सकेंगे। अदरवाइज फिर आपको सिर्फ जो कुछ लिखा हो इसको लफ्ज बे लफ्ज रटा लगाना पड़ेगा। ये अब आपकी हिम्मत है कि आप पहले केमिस्ट्री से उसको रिवाइज करते हैं या रटा लगाते हैं। आगे इसकी फर्दर कुछ मजीद चीजें भी अब यहाँ पे आ जाएगी। है कोई हुई क्वेश्चन इसमें, इससे पहले से वाकिफ हैं जो कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे उसने निचल रास्ट्री का सबस्ट्रेट कंस्ट्रक्शन के साथ कोई ताल्लुक और इसकी प्लॉटिंग दी हुई है। इसको डिपेंडेंस ऑफ इनिशियल ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसकी वर्डिंग को देखना पड़ेगा आपको। चेक कीजिए क्या करें। shows that kinetic parameters that define the limits of the curve at high and low s, अगर लो s है तो ये, अगर हाई s है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये s जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। एट लो सबस्ट्रेशन km is much greater than substrate, अगर कंसंट्रेशन लो होगी तो km की वैल्यू सबस्ट्रेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। एंड द s term in the denominator of the Michaelis-Menten equation 6.9 जो पढ़ चुके हैं, becomes insignificant। जब आप शुरू में होते हैं तो वो जो डिनोमिनेटर के अंदर s है वो इंसिडेंट जीरो की तरफ चला जाएगा, यानी बहुत कम रह जाएगा। और उसके से इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू v naught is equal to v max s divided by km, ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे एग्जिबिट लीनियर डिपेंडेंस जी। अब आपने वहीं पे ही फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन और उसकी स्लोप्स के हवाले से क्या पढ़ा हुआ है ये आप बता सकते हैं, याद है, भूल चुका है, ये आप बताएंगे, किसी को याद रही वो चीज? हाँ जी, कोई जवाब नहीं आ रहा। सर रिपीट करते हैं जरा। अब कोई इक्वेशन है, आप उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे हासिल करते हैं, बल्कि हम इस जगह पे इसके जो कंपोनेंट्स होंगे जो उसको बना रहे हैं उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के रेफरेंस से सवाल पूछा है। चलिए वेल आपको एक बार डेफिनेटली वो करना पड़ेगा जो आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री इस टॉपिक से जो मुतल्लिका है वो रिवाइज करनी पड़ेगी, जहाँ पे मिशेलिस-मेंटन इक्वेशन है
चैप्टर कौन सा है बल्कि मुझे बता दीजिएगा कि किस चैप्टर में आपकी, और आपने किस बुक से फॉलो किया था इसको, बुक का नाम भी बता देना, टीचर ने कौन सी बुक रिकमेंड कराई थी वो भी आपने मुझे बता देना। जी सर बता दो। ये इसने आगे इसकी फर्दर डेरिवेशन भी दी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऊपर कर चुके हैं इतने भी बहुत है, ये तो चूंकि आगे जितना मर्जी लेते जाएंगे वो डिटेल्स में बहुत चीजें एक्सप्लेन करते हैं फर्दर आगे। जो असल सर क्वेश्चन है वो हमारी जी ऊपर हो चुकी हुई है। टाइम कितना रह गया है? तो सर 4 मिनट है। 4 मिनट बाकी रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत डिटेल के साथ टॉपिक्स हैं। बहरहाल एहतियातन एक बार इसको वहां से करके देख के, तो मुझे भी दिखा दीजिएगा जो वहां पे आपने की है वो कितनी है, और अगर आप मुझे पूरी की पूरी वो चेक करवा दें या सेंड कर दें कि जो टीचर ने कराई जी थी। सर मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ। सर वो जी एक ठीक। पेज की है। चलें, मैं वही चाहता हूँ मुझे पता चल जाए कि वहाँ पे आपने इसको किस हद तक किया होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वो चीज़ पर वो मसला आ जाता है कि जोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होता वो खासी मुश्किल लगती है। जी सर। ये सर यहाँ पे अटेंडेंस अटेंडेंस आपकी कुछ होगी थी, किसकी रहेगी क्योंकि सर नगीना की रहती है। 498 98 ठीक है, दो है। जी यहाँ पे इसने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, when K2 is relativistic, K2 is much less as compared to K minus 1 and Km reduces to K minus 1 over K1, तो इसी को डिसीजन कांस्टेंट KD का नाम दिया जाता है। ये इसमें एक और डेफिनेशन है, लेकिन बहरहाल इतने मुश्किल क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखे कि किसी ने पूछे हुए। ये अभी टॉपिक बुक ने तो बहुत डिटेल में दिया हुआ आपके सामने है, जिसकी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो दी हुई हैं, और ये जो मैं आपसे पूछ रहा था वो ये चीज़ थी जो उसने यहाँ पे आके दी थी। ये भी आपको याद आ जाएगा जब आप उसको अपने केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा ये क्या चीज़ थी। एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, जी सर ये किया था। वो मुझे अपने पेज भेजना है, मैं देख लूँ कि आपने किस हद तक किया हुआ है। मेरे ख्याल में उतना ही काफ़ी होगा जो हमने करवा दिया होगा, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ये टॉपिक हमारा मेरे हिसाब से तो मुकम्मल हो चुका हुआ है। आगे इसमें और बहुत चीज़ें हैं। एक और टॉपिक आएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया है, बाई सब्सट्रेट और मल्टी सब्सट्रेट रिएक्शंस। ये लेजेंड के अंदर भी बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है और ये पेपर में आया हुआ है, बाई सब्सट्रेट और मल्टी सब्सट्रेट वाला। ये आगे जाके होगा, कहीं आगे होगा या कहीं ना कहीं से जिक्र मौजूद होगा, और यही टॉपिक गालिबन आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी मौजूद है। चलिए ये टाइम खत्म होने वाला है। ये अटेंडेंस किसकी थी? ये 98 की थी। नगीना जी सर 98। 98। सर 65 भी है। ये आज डेट कितनी है ये बता दें? सर 12 है। ये मुझे लगता पेज वक्त क्या था 98। अगर 65 है तो बच्चे ज्यादा कैसे हो गए? फिर एक बच्चा फिर रहा है इसका मतलब। आपने दूसरा कौन सा क्या है दूसरा नंबर 98 के अलावा? 65 65 65 वाली लगी है पहले से। जी सर ठीक।